स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एंटी कोरोना सिविल क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने प्रॉप कैंटिलीवर बीम को कंप्लीट किया था और प्रॉप कैंटिलीवर बीम के अंदर मैंने आपको प्रॉप कैंटिलीवर बीम होती क्या है, इसका कैंटिलीवर बीम से क्या डिफरेंस होता है और इससे रिलेटेड जितने भी केसेस थे, चाहे वो यूडीएल को लेकर हो चाहे वो पॉइंट लोड को लेकर हो, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। आज हमारा नया टॉपिक है डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, तो डायरेक्ट और बेंडिंग स्ट्रेस को स्टार्ट करने से पहले हम समझेंगे कि डायरेक्ट और बेंडिंग स्ट्रेस होता क्या है। ठीक है, मतलब किसी भी बीम पर अगर कोई डायरेक्ट लोड अप्लाइड हो रहा है तो उसमें जो स्ट्रेस आएगा वो कौन सा स्ट्रेस होगा, डायरेक्ट स्ट्रेस होगा। और बेंडिंग स्ट्रेस का मतलब क्या हो गया, अगर किसी भी बीम के अंदर कोई लोड सेंटर पे ना लगकर इसेंट्रिकली लगता है तो उस केस में वो एक स्ट्रेस को जनरेट करेगा और उस स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, तो वो स्ट्रेस हो जाएगा हमारा स्ट्रेस ड्यू टू इसेंट्रिसिटी। ठीक है, तो और एक चीज़ और होती है हमारी, कोई भी बीम है उसमें डेड लोड की वजह से भी बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होता है। ठीक है, अगर हम एक बीम की बात करें तो उस बीम के अंदर एक तो डायरेक्ट स्ट्रेस डेवलप होता है, एक लोड की वजह से, डेड लोड की वजह से बेंडिंग स्ट्रेस भी डेवलप होता है। ठीक है, और एक लोड अगर हमारा सेंट्रिकली लग रहा है तो फिर बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू सेंट्रिसिकली भी डेवलप होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बनता है हमारा, अगर हम आरसीसी की बात करें तो डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस, या इसको हम ऐसे बोलें कि कौन सा स्ट्रेस हमारा ज़्यादा सेफ है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आरसीसी डायरेक्ट स्ट्रेस ज़्यादा सेफ है, मतलब फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा किस में है। ठीक है, तो देखिए, इन द डायरेक्ट स्ट्रेस चांसेस ऑफ फेलियर इज मोर बिकॉज एंटायर सेक्शन हैव सेम स्ट्रेस। डायरेक्ट स्ट्रेस के अंदर अगर हम आरसीसी की बात करते हैं या किसी बीम की बात करते हैं तो फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज एंटायर सेक्शन हैव सेम स्ट्रेस। बट इन द बेंडिंग स्ट्रेस चांसेस ऑफ फेलियर लेस बिकॉज top and bottom fiber have maximum stress and linearly vary। ठीक है, अगर हम बात करें किसी भी बीम के अंदर डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस, अगर हम किसी बीम का हम बनाएं तो डायरेक्ट स्ट्रेस कुछ इस तरह से जनरेट होता है हमारा और बेंडिंग स्ट्रेस कुछ हमारा इस तरह से जनरेट होता है। तो हमने बोला इन द डायरेक्ट स्ट्रेस चांसेस ऑफ फेलियर मोर बिकॉज entire section have same stress। बट प्रैक्टिकली हम देखें तो हमें सब जगह सेम स्ट्रेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट इन द बेंडिंग स्ट्रेस चांसेस ऑफ फेलियर लेस, टॉप एंड बॉटम फाइबर हैव मैक्सिमम और लीनियरली वेरी। ठीक है, चलो तो अब हम बात करते हैं कि बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है। ठीक है ना, डायरेक्ट और बेंडिंग स्ट्रेस को कंबाइंड जो होता है हमारा टोटल स्ट्रेस, वो हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो हम मेन टॉपिक पर आ जाते हैं, डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस। फिगर शो ए प्रिज्मेटिक बार सब्जेक्टेड टू ए डायरेक्ट लोड पी एट इसेंट्रिसिटी। ठीक है, हम एक कॉलम की बात कर रहे हैं और कॉलम पे हमारा जो लोड है वो सेंटर पे ना लगकर एक ई इसेंट्रिसिटी पे लग रहा है। तो ये कौन सा वाला बेंडिंग स्ट्रेस हो गया? डायरेक्ट स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू इसेंट्रिसिटी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमारा पी लोड जो है हमारा ई इसेंट्रिसिटी पर एक्ट हो रहा है, तो ये एक मोमेंट को जनरेट करेगा पी इंटू ई। तो हमने यहाँ पर इसको मोमेंट को जनरेट कर दिया। कहने का मतलब ये है, इस डायग्राम को हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। अगर किसी भी कॉलम के अंदर लोड सेंटर पे ना लगकर ई इसेंट्रिसिटी पे लगता है तो उस केस के अंदर हम उसमें दो चीज़ को फाइंड आउट करेंगे, एक तो उसका डायरेक्ट स्ट्रेस और एक उसका डायरेक्ट स्ट्रेस ड्यू टू इसेंट्रिसिटी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इस डायग्राम को, आपको इस डायग्राम की फॉर्म में बनाना है। भाई लोड तो पी लग रहा है तो वो तो डायरेक्ट स्ट्रेस देगा ही देगा, बट लोड जो है हमारा ई इसेंट्रिसिटी पे लग रहा है, उस वजह से वो बेंडिंग स्ट्रेस भी देगा। तो इसमें हम दोनों ही चीज़ फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका हम डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम हमारा कुछ इस तरह से होगा। अगर हम डायरेक्ट स्ट्रेस की बात करें, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, डायरेक्ट स्ट्रेस में क्या होता है, पूरा सेक्शन जो है सेम स्ट्रेस रखेगा। ठीक है, तो
तो इसका डायरेक्ट स्ट्रेस हमारा इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। और बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया भी था, बेंडिंग स्ट्रेस में टॉप और बॉटम फाइबर मैक्सिमम स्ट्रेस रखते हैं अपोजिट नेचर के और लीनियरली वेरी करता है, ठीक है। तो डायरेक्ट स्ट्रेस तो हमारा हो जाएगा P/A, और इसके साइन कन्वेंशनल भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो, हम जब बीम की बात करते थे तो बीम के अंदर इस तरह से डायरेक्ट स्ट्रेस में बनाया था और बेंडिंग स्ट्रेस हमारा इस तरह से बनाया था, और ये वाला पार्ट पॉजिटिव होता है, ये वाला पार्ट नेगेटिव होता है, ठीक है। इसी को हम अगर हम कॉलम के लिए बनाएंगे तो कॉलम के अंदर भी यही होगा। कॉलम के अंदर ये जो स्ट्रेस आ रहा है इस लोड की वजह से ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। और अगर हम बेंडिंग स्ट्रेस की बात करें तो इस लोड की वजह से हम इस इसेंट्रिसिटी की वजह से हमारा बेंडिंग जनरेट होगी, और इस एरो के नीचे वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी और इधर वाली वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। तो ठीक है, अगर इसके लिए हम डायरेक्ट स्ट्रेस की बात करें, डायरेक्ट स्ट्रेस क्या हो जाएगा, स्ट्रेस क्या होता है, लोड डिवाइडेड बाय एरिया। तो लोड और किस एरिया पे लग रहा है, उसका जो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको हम ले लेंगे। लोड डिवाइडेड बाय एरिया हमारा हो गया डायरेक्ट स्ट्रेस। और बेंडिंग स्ट्रेस क्या हो जाएगा हमारा, बेंडिंग स्ट्रेस हमारा होता है M/I × Y, और M की जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या है, PE। M की वैल्यू क्या है हमारी, PE। तो ये हो जाएगा PE/I × Y, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया कि डायरेक्ट स्ट्रेस जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, P/A, ठीक है। और बेंडिंग स्ट्रेस जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा M/I × Y। और M की वैल्यू हमारे पास क्या है, M की वैल्यू हमारे पास है P.E/I × Y। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों स्ट्रेस को हम ऐड करेंगे। जैसे हम डायरेक्ट स्ट्रेस को बेंडिंग स्ट्रेस में ऐड करेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि हमारा रिजल्ट कौन सा आ रहा है, हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है या फिर हमारा केस न्यूट्रल आ रहा है या फिर बॉटम एंड पर टेंसाइल क्रैक्स डेवलप हो रही है, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट स्ट्रेस को बेंडिंग की स्ट्रेस में ऐड करते हैं तो हमारे यहाँ पर हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है, ठीक है। तो डायरेक्ट स्ट्रेस को जैसे आप बेंडिंग स्ट्रेस में आप ऐड करोगे तो आपकी 3 पॉसिबिलिटी क्रिएट होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या होगा, हमारा पूरा का पूरा सेक्शन जो है पॉजिटिव नेचर का होगा। सेकंड केस क्या हो सकता है हमारा, टॉप फाइबर तो पॉजिटिव स्ट्रेस दे रहा है बट बॉटम फाइबर जो है हमारी न्यूट्रल स्ट्रेस को जनरेट कर रहा है। और अगर हम थर्ड केस की बात करें तो थर्ड केस में क्या हो रहा है, हमारा टॉप फाइबर पर तो हमारी पॉजिटिव स्ट्रेस आ रही है बट बॉटम फाइबर के अंदर हमारी टेंसाइल क्रैक्स, टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हो रही है, जिसकी वजह से वहाँ पर क्रैकिंग जनरेट हो रही है, क्रैकिंग मोमेंट जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो वो स्ट्रक्चर के लिए काफ़ी डेंजर होता है। तो हम कोशिश करेंगे हमारा स्ट्रक्चर जो है पॉसिबिलिटी 1 या पॉसिबिलिटी 2 के अंदर ही वेरी करे, ठीक है। तो देखिए, डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस को जब आप ऐड करते हो तो 3 पॉसिबिलिटी जनरेट होगी। या तो पूरा का पूरा सेक्शन पॉजिटिव होगा, कंप्रेशन नेचर का होगा, या फिर टॉप फाइबर तो हमारा कंप्रेशन नेचर का होगा, बॉटम पर कोई भी न्यूट्रल स्ट्रेस डेवलप होगी, या फिर टॉप फाइबर पे स्ट्रेस कंप्रेशन में होगी और बॉटम पर हमारी टेंसाइल क्रैक्स जनरेट होगी, ठीक है। और डायरेक्ट स्ट्रेस के अंदर जब हम टोटल स्ट्रेस निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस माइनस बेंडिंग स्ट्रेस। प्लस माइनस बेंडिंग स्ट्रेस हमने इसलिए लिखा है क्योंकि डिपेंड करेगा कि बेंडिंग स्ट्रेस किस नेचर की है, पॉजिटिव नेचर की है कि नेगेटिव नेचर की है, ठीक है। चलो, क्योंकि इस एरो की इधर वाली वैल्यू पॉजिटिव होती है और इधर वाली वैल्यू नेगेटिव होती है। तो डायरेक्ट स्ट्रेस में हमने बेंडिंग स्ट्रेस को ऐड किया तो P = P/A प्लस माइनस PE/I × Y, ठीक है। अब इसमें हमारी 3 पॉसिबिलिटी बनी। तो डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ P नोड एंड PE देयर कैन बी 3 पॉसिबिलिटी फाइनल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, ठीक है। जब हम डायरेक्ट स्ट्रेस को बेंडिंग स्ट्रेस में ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी यहाँ पर क्रिएट हो रही है, ठीक है। या तो पूरा का पूरा सेक्शन जो है पॉजिटिव नेचर का होगा, या फिर टॉप फाइबर पर स्ट्रेस पॉजिटिव होगी और बॉटम पर 0 हो जाएगी, या फिर टॉप पर पॉजिटिव होगी और बॉटम पर टेंसाइल क्रैक्स जनरेट होगी, ठीक है। तो हमारे लिए बेस्ट कौन सा होता है, हमारे लिए बेस्ट होगा पॉसिबिलिटी 1 या मैक्सिमम पॉसिबिलिटी 2, ठीक है। हम नहीं चाहेंगे कि हमारा कोई भी स्ट्रक्चर जो है पॉसिबिलिटी 3 के अंदर वेरी करे, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा कि डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस होता क्या है और उससे हम टोटल स्ट्रेस कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब हमारा सेकंड टॉपिक आता है कि व्हाट इज़ द कोर ऑफ सेक्शन
या व्हाट इज़ द कर्नल ऑफ सेक्शन। अब ये कोर ऑफ सेक्शन क्या होता है, देखो सिंपल टर्म में हम बात करें तो कोर ऑफ सेक्शन वो सेक्शन होता है किसी भी सेक्शन का जहाँ पर टेंसाइल क्रैक्स डेवलप ना हो। एक बार फिर सुन लीजिए, कोर ऑफ सेक्शन किसी भी सेक्शन का वो सेक्शन होता है जहाँ पर हमारी टेंसाइल क्रैक्स डेवलप ना हो। ठीक है, अब इसको हम टेक्निकल टर्म में बात करते हैं। core, what is the core of section? It is the small portion of the cross section in which load is applied and tension will not be developed। मतलब किसी भी सेक्शन का वो स्मॉल पोर्शन जिसमें लोड अप्लाइड होती है और वहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप नहीं होता। एक बार फिर सुन लीजिए, इट इज़ द स्मॉल पोर्शन ऑफ द क्रॉस सेक्शन within which is load is applied and tension will not be developed। मतलब किसी भी सेक्शन का वो सेक्शन, वो स्मॉल पोर्शन सेक्शन जहाँ हम लोड को अप्लाइड करते हैं फिर भी हमारी टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट नहीं होती। ठीक है, मतलब कोई भी टेंशन डेवलप नहीं होती। ठीक है, उस सेक्शन पर हमारी कोई भी टेंशन डेवलप नहीं होती। ठीक है, मतलब उसमें अगर हम डायरेक्ट स्ट्रेस में बेंडिंग स्ट्रेस को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, मतलब डायरेक्ट स्ट्रेस में से अगर आप बेंडिंग स्ट्रेस को माइनस भी करोगे, डायरेक्ट स्ट्रेस माइनस बेंडिंग स्ट्रेस इज मोर देन इक्वल टू 0, ये कंडीशन जब बनती है तो हम बोल सकते हैं वो हमारी कौन सी कंडीशन होती है, नो टेंशन कंडीशन। और नो टेंशन कंडीशन से ही हम कोर ऑफ सेक्शन को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो पी नोट माइनस पी बी, अगर हम डायरेक्ट स्ट्रेस में से बेंडिंग स्ट्रेस को माइनस कर रहे हैं और रिजल्ट हमारा मोर देन इक्वल टू 0 मीन्स पॉजिटिव आ रहा है, तो वो कंडीशन कौन सी होगी, नो टेंशन कंडीशन। तो पी नोट की वैल्यू हमारे पास हो गई पी बाई ए और पी बी की वैल्यू हो गई हमारे पास पी ई अपॉन जेड। ठीक है, तो पी कॉमन है, हम कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारा पास क्या बचा, 1 अपॉन ए इज मोर देन इक्वल टू ई बाई जेड, और इससे हमारी ई की वैल्यू आ जाएगी ई इज लेस देन इक्वल टू जेड बाई ए। ठीक है, तो किसी भी, इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी सेक्शन के लिए जब भी आप कोर ऑफ सेक्शन निकालोगे, किसी भी सेक्शन के लिए जब आप कोर ऑफ सेक्शन निकालोगे तो इस कंडीशन को आप यूज़ करोगे, E इज़ लेस देन इक्वल टू जेड बाई ए। ठीक है, उससे उस सेक्शन का कोर हमें पता चल जाएगा। ठीक है, अब इस कंडीशन को हम अप्लाई करते हैं एक रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए। तो कोर ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन, अगर हमें रेक्टेंगुलर सेक्शन का कोर निकालना है तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। देखो, पहली चीज़ तो ये, रेक्टेंगुलर सेक्शन का जो कोर होता है वो रोम्बस होता है। ठीक है, अब हमें ये फाइंड कैसे करना है, ये तो पता ही है आपको कोर ऑफ सेक्शन क्या होता है। कोर ऑफ सेक्शन किसी भी सेक्शन का वो सेक्शन होता है या वो स्मॉल पोर्शन होता है जिसमें हम जब लोड अप्लाइड करते हैं तो वहाँ पर टेंसाइल क्रैक्स डेवलप नहीं होती। अगर हम रेक्टेंगल सेक्शन की बात करें तो रेक्टेंगल सेक्शन का कोर आपको पता है ये वाला है। तो इस सेक्शन में जब आप लोड अप्लाइड करोगे, तो इस पोर्शन के अंदर कोई भी टेंसाइल क्रैक्स डेवलप नहीं होगी। तो ये हमें पहले सेक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा, और सेक्शन हम किससे फाइंड आउट करते हैं, नो टेंशन कंडीशन से। किससे फाइंड आउट करते हैं, नो टेंशन कंडीशन। तो रेक्टेंगुलर सेक्शन जो है उसकी लेंथ आपको पता है और इसकी विड्थ आपको पता है, इसके लिए हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, और इसको हम किससे फाइंड आउट करेंगे, नो टेंशन कंडीशन। तो पी नोट माइनस पी बी इज मोर देन इक्वल टू 0, यही हमारी नो टेंशन कंडीशन होती है। और इससे भी हमने निकाला था E इज़ लेस देन इक्वल टू जेड बाई ए। ठीक है, अगर आपको इसेंट्रिसिटी अबाउट एक्स एक्सिस निकालनी है तो हम बोल सकते हैं E इज़ लेस देन इक्वल टू जेड एक्सिस बाय ए। ठीक है, अब दिक्कत ये आती है, जेड क्या होता है, जेड हमारा होता है आई अपॉन वाई। जेड क्या होता है हमारा, जेड हमारा होता है आई एक्सिस अपॉन वाई। अब आई एक्सिस क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर आई एक्सिस की अगर हम बात करें तो आई एक्सिस हो जाएगा हमारा एल बी क्यूब अपॉन 12, रेक्टेंगल है, और y हो जाएगा हमारा b बाय 2। ठीक है, रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एल बी क्यूब बाई 12, और इसका सेंट्रोइड क्या हो जाएगा हमारा b बाई 2। तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा एल बी स्क्वायर बाय 6। तो हमने यहाँ पर यही करा है, ई एक्सिस इक्वल टू जेड एक्सिस अपॉन ए, और जेड एक्सिस की हमने वैल्यू पुट कर दी एल बी स्क्वायर बाई 6, एरिया हमारा एल इंटू बी है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसेंट्रिसिटी अबाउट एक्स एक्सिस हमारे पास क्या आ गई, इसेंट्रिसिटी अबाउट एक्स एक्सिस हमारे पास आ गई b बाई 6। ठीक है, मतलब ये हमारा रेक्टेंगल सेक्शन था,
ठीक है, और इसका कोर ऑफ सेक्शन हम बना रहे थे, ठीक है। तो इसेंट्रिसिटी अबाउट एक्स एक्सिस जो आ गई हमारे पास, वो कितनी आ गई, b/6। अगर ये b/6 है तो ये भी कितनी होगी, b/6, और b/6 में जब आप b/6 को ऐड करोगे तो हमारे पास कितना आएगा, b/3, ठीक है। तो जैसे हमने इसेंट्रिसिटी अबाउट एक्स एक्सिस निकाली b/6, इसी तरह से अगर हम इसेंट्रिसिटी अबाउट वाई एक्सिस निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, l/6, क्या आ जाएगी, l/6, और l/6 में जब आप l/6 को ऐड करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, l/3, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं रेक्टेंगल सेक्शन का जो कोर होता है वो रोम्बस होता है और इसकी साइज़ क्या होती है, l/3 इंटू b/3, ठीक है। और ये मैंने आपको डायग्राम में भी एक्सप्लेन किया है। देखिए इसेंट्रिसिटी अबाउट एक्स एक्सिस हमने यहाँ पर निकाला b/6, ठीक है। तो ये b/6 है तो ये भी क्या हो जाएगा, b/6, और इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, b/3। इसी तरह से इसेंट्रिसिटी अबाउट वाई एक्सिस निकालेंगे तो l/6, तो ये भी कितना हो जाएगा, l/6, तो फाइनली कितना हो जाएगा, l/3। तो कोर ऑफ रेक्टेंगल सेक्शन यहाँ पर क्या हो गया, रोम्बस हो गया, और इसकी साइज़ क्या हो गई, l/3 इंटू b/3। मतलब l/3 इंटू b/3 पोर्शन रेक्टेंगल सेक्शन का वो पोर्शन होगा जहाँ पर हम लोड अप्लाइड करेंगे तो टेंसाइल क्रैक डेवलप नहीं होगी, टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप नहीं होगी। तो हम ये बोल सकते हैं रेक्टेंगल सेक्शन के अंदर 1/3 पोर्शन पर कोई भी क्रैक्स डेवलप नहीं हो रही। तो इस रूल को हम बोल सकते हैं मिडिल थर्ड रूल। क्या बोल सकते हैं, इस रूल को हम बोलते हैं मिडिल थर्ड रूल। तो एग्जाम में जब भी मिडिल थर्ड रूल के बारे में आता है तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले नो टेंशन कंडीशन के बारे में बताना है, और नो टेंशन कंडीशंस को हमें रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए अप्लाई करना है, और रेक्टेंगुलर सेक्शन का हमें कोर निकालना है, और कोर निकाल के बताना है कि रेक्टेंगल सेक्शन के अंदर जब l/3 इंटू b/3 पोर्शन पर जब हम लोड अप्लाइड करते हैं तो वहाँ पर स्ट्रेस जनरेट नहीं होती, वहाँ पर टेंसाइल क्रैक जनरेट नहीं होती, और इस वजह और इस को हम बोलते हैं मिडिल थर्ड रूल, ठीक है। सो डेट द कोर ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन इज रोम्बस विद डायगोनल l/3 इंटू b/3। देखिए आगे नीचे आ गया मिडिल थर्ड रूल। इसको हम टेक्निकल टर्म में एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि मिडिल थर्ड रूल होता क्या है। इफ द लोड लाइन इज विद इन द मिडिल थर्ड ऑफ द सेक्शन द स्ट्रेस विल बी सेम साइन थ्रू आउट द सेक्शन, दिस कंडीशन इज कॉमनली नोन एज मिडिल थर्ड रूल, ठीक है। अगर लोड, ठीक है, वही बात हो गई। अगर कोई रेक्टेंगल सेक्शन है, रेक्टेंगल सेक्शन के 1/3 पोर्शन पर लोड को अप्लाइड करने पर स्ट्रेस की वैल्यू सेम साइन की आ रही है तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे मिडिल थर्ड रूल। अब ये मिडिल थर्ड रूल क्यों बोला, क्योंकि रेक्टेंगल सेक्शन के अंदर जब हमने लोड को अप्लाई किया था तो 1/3 पोर्शन के अंदर ही स्ट्रेस की वैल्यू सेम साइन की आ रही थी, क्योंकि 1/3 पर वो स्ट्रेस की वैल्यू सेम साइन पर आ रही थी, इस वजह से इसको हमने बोल दिया मिडिल थर्ड रूल। एंड मिडिल थर्ड रूल इज ओनली एप्लीकेबल ऑन नो टेंशन कंडीशन, और मिडिल थर्ड रूल जो है ऑलवेज नो टेंशन कंडीशन को अप्लाई करके ही फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। अब ये तो हमने जान लिया कि मतलब डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होता है, बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, टोटल स्ट्रेस क्या होता है। टोटल स्ट्रेस की 3 पॉजिटिव केस मैंने आपको बता दिए। उसके बाद हमने बात की थी कोर ऑफ सेक्शन। कोर ऑफ सेक्शन को मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया आपको। कोर ऑफ सेक्शन क्या होता है, कोर ऑफ सेक्शन वो सेक्शन होता है जहां लोड अप्लाइड करेंगे तब रिजल्ट्स पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और कोर ऑफ सेक्शन को मैंने रेक्टेंगल सेक्शन के लिए अप्लाई कर दिया, उसी से हमारा जनरेट हो गया मिडिल थर्ड रूल। मिडिल थर्ड रूल क्या होता है, मिडिल थर्ड रूल क्या होता है, अगर किसी भी सेक्शन के अंदर लोड अप्लाइड करने पर उसके 1/3 पोर्शन पर स्ट्रेस की वैल्यू सेम साइन की आती है तो उस रूल को हम बोलते हैं मिडिल थर्ड रूल। और मिडिल थर्ड रूल इज ओनली एप्लीकेबल ऑन नो टेंशन कंडीशन। अब हम बात करते हैं अगर हम रेक्टेंगल सेक्शन के लिए मैक्सिमम स्ट्रेस को फाइंड आउट करें तो क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तो देखिए डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस को जब आप जोड़ोगे तो मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू क्या आएगी रेक्टेंगल के लिए। तो देखिए पी मैक्सिमम इक्वल टू P/A, ये हो गया हमारा डायरेक्ट स्ट्रेस, P/A ये हो गया हमारा डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस M/Z, ठीक है। M/I इंटू वाई को हम M/Z भी बोल सकते हैं, ये हो गया हमारा बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है। तो P/A और M को हम बोलते हैं P/Z, ठीक है। अब देखिए एरिया हमारा क्या होता है L/B, ये हमने रख दिया,
और z इक्वल टू होता है हमारा BL²/6, z इक्वल टू I/y, उससे हमारा आ जाएगा BL²/6, ठीक है। और इन दोनों टर्म में देखिए कॉमन क्या आ रहा है, इसमें हमारा कॉमन जो आ रहा है P/L/B। तो जैसे ही आप P/L/B कॉमन लोगे तो हमारे पास एक मैक्सिमम स्ट्रेस आएगा, वो कुछ इस तरह से आएगा, P मैक्सिमम इक्वल टू P/L/B ब्रैकेट 1 + 6E/L। अगर हम मिनिमम स्ट्रेस की बात करें तो हमारा हो जाएगा P/LB ब्रैकेट 1 - 6E/L, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया रेक्टेंगल सेक्शन में कोर ऑफ सेक्शन कैसे निकालते हैं, मिडिल थर्ड रूल क्या होता है, और मैक्सिमम स्ट्रेस रेक्टेंगल सेक्शन में कैसे फाइंड की जाती है, ठीक है। तो मैक्सिमम स्ट्रेस आप चाहो तो इस फॉर्मूले से निकाल लेना न्यूमेरिकल के लिए, या चाहो तो आप डायरेक्ट इसको भी याद कर सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम स्ट्रेस जो होता है P/L/B ब्रैकेट 1 + 6E/L, और मिनिमम जो हो जाएगा उसमें हम माइनस लगा देंगे। अब हम बात करते हैं कोर ऑफ सर्कुलर सेक्शन, मतलब सर्कुलर सेक्शन का कोर हम कैसे फाइंड करेंगे। पहली चीज़, क्वेश्चन दो तरीके से बन सकता है। फर्स्ट तो ऐसे बन सकता है कि सर्कुलर सेक्शन का कोर कैसे आप फाइंड आउट करोगे, और सेकंड क्वेश्चन इसमें यहाँ पर ऐसे बन सकता है कि व्हाट इज़ द मिडिल फोर्थ रूल। जिस तरह से मिडिल थर्ड रूल हमारा रेक्टेंगल सेक्शन के लिए अप्लाई हुआ था, इसी तरह से मिडिल फोर्थ रूल किसके लिए अप्लाई होगा, सर्कुलर सेक्शन के लिए अप्लाइड होगा, ठीक है। तो देखिए अब सर्कुलर सेक्शन का कोर कैसे निकालते हैं, और मिडिल देखिए सर्कुलर सेक्शन का कोर ऑफ सेक्शन कैसे निकालते हैं। और हाँ, एक चीज़ और भाई, रेक्टेंगल सेक्शन के लिए मिडिल थर्ड रूल हम क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि उसमें जो है स्ट्रेस की वैल्यू पॉजिटिव 1/3 पोर्शन पे होती है। और इसको मिडिल फोर्थ रूल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें सर्कुलर सेक्शन के अंदर स्ट्रेस की जो वैल्यू होती है सेम साइन की, वो 1/4 पोर्शन पे होती है, इसलिए इसको मिडिल थर्ड रूल बोलते हैं, इसलिए इसको मिडिल फोर्थ रूल बोलते हैं, ठीक है। तो सर्कुलर सेक्शन के लिए हम कोर ऑफ सेक्शन कैसे निकालेंगे। अब सर्कुलर सेक्शन भी हमारे दो तरह के होते हैं, एक तो होता है हमारा सॉलिड सर्कुलर सेक्शन, और एक होता है हमारा होलो सर्कुलर सेक्शन। अगर हम बात करें सॉलिड सर्कुलर सेक्शन की, तो देखिए तरीका वही रहेगा, अप्लाई द नो टेंशन कंडीशन। नो टेंशन कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि हमेशा कोर ऑफ सेक्शन जो है नो टेंशन कंडीशन को लेकर ही निकाला जाता है। नो टेंशन कंडीशन पर ही स्ट्रेस की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, ठीक है। तो नो टेंशन कंडीशन से हम पहले एसेंट्रिसिटी को फाइंड आउट करेंगे, उसी से हमारा सेक्शन आएगा, ठीक है। और उस सेक्शन को हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर स्ट्रेस की वैल्यू हमारी सेम साइन की होगी। तो अप्लाई द नो टेंशन कंडीशन, P0 + PB इज मोर देन इक्वल टू 0, और E की वैल्यू हमारी आ जाएगी E इज़ लेस देन इक्वल टू Z/A। ये मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। अब Z की बात करते हैं यहाँ पर हम, तो देखो Z की जो वैल्यू होगी सॉलिड सर्कुलर सेक्शन के लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस जो होता है वो क्या होता है π/64 × D⁴, और y क्या होता है D/2। जब इसको आप सोल्व आउट करोगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी π/32 × D³। तो E की वैल्यू हमने यहाँ पर क्या लिखी है, मतलब Z की वैल्यू हमने यहाँ पर क्या रखी है π/32 × D³। अब हम बात करते हैं एरिया की। सर्कुलर सेक्शन का जो हमारा एरिया होता है वो क्या होता है π/4 D², ठीक है। तो इसको जैसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा, E इज़ लेस देन इक्वल टू D/8, मतलब मैक्सिमम E मैक्सिमम हमारा कितना हो जाएगा D/8। तो कहने का मतलब ये है, ये सर्कुलर सेक्शन था, इसका जो हमारा कोर होता है वो सर्कल ही होता है, ठीक है। तो सर्कुलर सेक्शन का अगर आप अबाउट एक्स एक्सिस या अबाउट वाई एक्सिस निकालो, E की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी D/8। अगर ये हमारी D/8 है तो ये भी कितनी हो जाएगी D/8, और D/8 में जब आप D/8 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा D/4, ठीक है। कितना हो जाएगा D/4। तो इससे एक चीज़ क्लियर हो रही है, इट इज़ क्लियर डेट टेंशन इज नॉट डेवलप व्हेन द लोड लाइन मस्ट बी फॉल विद इन द मिडिल फोर्थ ऑफ द सेक्शन। अगर सर्कुलर सेक्शन के मिडिल फोर्थ पार्ट पर लोड को अप्लाई करोगे तो वहाँ पर स्ट्रेस की वैल्यू होगी सेम साइन की, मतलब वहाँ पर टेंसाइल क्रैक डेवलप नहीं होगी, ठीक है। और चूँकि वहाँ पर स्ट्रेस की वैल्यू सेम साइन की
1/4 पोर्शन पर 1/4 पोर्शन तक ये, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मिडिल फोर्थ रूल। ठीक है, अब हम यही कोर ऑफ सेक्शन निकालते हैं होलो सेक्शन के लिए। ठीक है, अगर ये सर्कुलर सेक्शन हमारा होलो होता तब हमारे पास अगर हमें इसेंट्रिसिटी निकालनी होती तो हम कैसे निकालते। तो देखिए सेम वही चीज़ अप्लाई करनी है। E इज़ लेस देन इक्वल टू Z/A हो गया और Z की वैल्यू I/Y होती है। I हो जाएगा हमारा π/64 d⁴ माइनस स्मॉल d⁴, एरिया हो जाएगा π/4 d² माइनस d²। ठीक है, तो और इससे हम Z निकाल देंगे, Z इक्वल टू I/Y। I हो गया π/64 d⁴ माइनस d⁴ अपॉन d/2। ठीक है, 2 से 64 को काट कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी π/32 d⁴ माइनस स्मॉल d⁴। ठीक है, और एरिया हमारे पास हो जाएगा π/4 d² माइनस d²। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास इसको थोड़ा सोल्व आउट कर लेंगे। तो सोल्व आउट करने के बाद हमारे पास ई मैक्सिमम की जो वैल्यू आ जाएगी d² प्लस d² अपॉन 8d। तो होलो सेक्शन के लिए इसेंट्रिसिटी की वैल्यू कितनी होती है, d² प्लस d² अपॉन 8d। और इससे भी अगर आप होलो सर्कुलर सेक्शन का निकालोगे तो 1/4 पर ही स्ट्रेस की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो टोटल इस लेक्चर में जो मैंने आपको बताया वो यही बताया कि डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होता है, बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, टोटल स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है और टोटल स्ट्रेस के अंदर नो टेंशन कंडीशन क्या होती है। ठीक है, फिर नो टेंशन कंडीशन का यूज़ करके मैंने आपको बताया कोर ऑफ सेक्शन। ठीक है, तो जैसे मैंने कोर ऑफ सेक्शन रेक्टेंगुलर सेक्शन का निकाला तो वहाँ पर कंक्लूजन ये निकला कि रेक्टेंगुलर सेक्शन के अंदर 1/3 पोर्शन जो सेक्शन का होता है वहाँ पर अगर आप लोड अप्लाइड करोगे तो वहाँ पर स्ट्रेस की वैल्यू पॉजिटिव होगी, सेम साइन की होगी। इस वजह से उसको मिडिल थर्ड रूल बोलते हैं। फिर मैंने कोर ऑफ सेक्शन सर्कुलर सेक्शन के लिए निकाला। सर्कुलर सेक्शन के अंदर अगर आप लोड अप्लाइड करते हो और नो टेंशन कंडीशन से अगर आप उसका सेक्शन डिफाइन करते हो, इफेक्टिव सेक्शन डिफाइन करते हो, तो वहाँ पर रिजल्ट कंक्लूजन ये निकल के आया कि सर्कुलर सेक्शन के अंदर अगर आप 1/4 पोर्शन पर लोड अप्लाइड करोगे तो हमारे स्ट्रेस की वैल्यू सेम साइन की होगी, कोई भी टेंसिल क्रैक डेवलप नहीं होगी, इसलिए इसको बोलते हैं मिडिल फोर्थ रूल। आई होप आपको हमारा लेक्चर पसंद आ गया होगा। अगर फिर भी इसके रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं आपका नेक्स्ट लेक्चर में वो रिजोल्व कर दूंगा। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।